नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई है। ओवैसी के काफिले पर 5 राउंड गोलियां चलाई गईं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर गोलियां चलाते वक्त साफ देखे जा सकते हैं। हापुड़ के पिलखुआ में चुनावी सभा को संबोधित करके असदुद्दीन ओवैसी गाजियाबाद की तरफ लौट रहे थे कि तभी गाजियाबाद के चिजारसी टोल प्लाजा के नजदीक उनके काफिले पर फायरिंग की गई। ओवैसी की कार पर हुई फायरिंग के निशान साफ देखे जा सकते हैं। घटना के बाद ओवैसी ने कहा कि मैं सुरक्षित हूं। घटना के बाद हापुड़ पुलिस ने ओवैसी की गाड़ी पर हमले करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम सचिन बताया जा रहा है। फरार एक आरोपी की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। काफिले पर फायरिंग होने के बाद ओवैसी ने कहा कि हम मोदी सरकार और राज्य सरकार दोनों को कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। ओवैसी की कार पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में फायरिंग करते दिख रहे हैं दोनों आरोपी। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है और दूसरा अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार शख्स सचिन के पास से हथियार बरामद हुआ है। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारे इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पर पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहां हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। मानस श्रीवास्तव इस वक्त हमारे संवाददाता इस पर और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मानस, एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। 4 राउंड फायरिंग हुई। सीसीटीवी फुटेज में हम साफ देख सकते हैं इसको फायर करते हुए ओवैसी की गाड़ी पर। दूसरा फरार है और क्या अपडेट है इस पर? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की हैं और लखनऊ से भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। थोड़ी देर पहले ही ADG LO प्रशांत कुमार ने भी मीडिया को ब्रीफ किया और उन्होंने बताया पूरी घटना के बारे में कि किस तरीके से घटना कारित की गई। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि पुलिस ने सबसे पहले जो आसपास के CCTV थे उसको खंगालना शुरू किया और उसके बाद ये पता चला CCTV में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर हमला किया। हमला करने का मकसद क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया। पूछताछ की जा रही है, दूसरे शख्स की तलाश की जा रही है। दूसरा शख्स फरार बताया जा रहा है। जिसको गिरफ्तार किया गया उसके भी बैकग्राउंड को तलाशा जा रहा है। उसके भी बारे में पता लगाया जा रहा है कि किस चरित्र का ये व्यक्ति है और उसके जो जहाँ पर रहता है उसके घर वालों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो फिलहाल अभी प्राथमिक तौर पर पुलिस के पास बहुत सारे अहम सुराग लग चुके हैं, बहुत सारे अहम साक्ष्य हैं जिससे ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर हमला किया जिसमें वो बाल बच भी गए। लेकिन चूंकि पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी और शर्मनाक घटना है कि इस तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया पर या किसी राजनेता पर इस तरीके से हमला सरेआम हो जाए और उसके बाद उसमें से वो कुछ लोग भाग जाएं तो ये अपने आप में हैरत में डालने वाला है। इसलिए पुलिस की तरफ से भी इसमें सफाई आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो दूसरा शख्स है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। सबसे अहम बात जो है वो अभी तक मकसद साफ नहीं हो पाया कि आखिर हमला करने का मकसद क्या था और जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक इसमें आगे की कार्रवाई भी पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात ये भी कि लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हमला हुआ तो हुआ क्यों था। तो किसी भी अपराध के पीछे उसका कोई मोटिव होता है और उसके मोटिव को इस्टेब्लिश किए बगैर अपराध को इस्टेब्लिश कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए भी पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूँ। इस वक्त कहाँ है ओवैसी?
देखिए, ओवैसी उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जा चुके हैं, वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है जैसा कि बताया गया है, और वो भी उनसे भी लगातार जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जिनके साथ जो लोग मौजूद थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस एक घटना ने उत्तर प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया, और निश्चित तौर पर जो आरोप चुनाव के ठीक ऐन मौके पर, जब चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है, और ऐसे में इस घटना का हो जाना एक तरीके से विपक्ष को एक मौका दे रहा है कि वो सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही है। तो अभी पुलिस जो है वो बातचीत कर रही है, उनके लोगों से भी, जो पार्टी के लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की जा रही है। ओवैसी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और फिलहाल वो अपने घर पर मौजूद हैं। अगर हम इस घटना को रिक्रिएट करें तो ओवैसी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में, और मेरठ से वो कैंपेन करके आ रहे थे जिस वक्त ये हमला हुआ। देखिए, मेरठ से उनको दिल्ली की तरफ जाना था, तो जो नेशनल हाईवे 9 है, NH9, उससे वो गुजर रहे थे, और वहीं कहीं आप देख रहे हैं कि ये CCTV फुटेज भी आपको वहीं कहीं नज़र आ रहा है। ऐसा जो तस्वीरें जो सामने आई है, जो पूछताछ अभी तक जो हुई है, उससे यह पता चला है कि जो ये दोनों हमलावर थे ये पहले से घात लगाए बैठे थे, चूँकि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त चुनाव का वक्त है और राजनेताओं के प्रोग्राम मिनट टू मिनट पहले से शेड्यूल रहते हैं। तो इस बात की तो उनको जानकारी थी कि ओवैसी इस रास्ते से होकर गुजरेंगे, और शायद यही वजह थी कि उनको एक मौका मिला और वहाँ पर वो घात लगाए बैठे थे। और उसमें से जो जिसने जो हमलावर है, देखिए, वो गिरफ्तार भी हो गया, और दूसरे की भी पहचान हो चुकी है, और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। तो ये पूरा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से प्री प्लान्ड वे में ये इसको किया गया, और इस पे जो अब इस वक्त पुलिस के सामने जो बड़ी चुनौती, देखिए, दोनों ही हमलावरों के बारे में जानकारी हो चुकी है, इसलिए दोनों ही इस वक्त पुलिस की निगरानी, आप हमारे साथ बने रहिए। आइए सुनते हैं कि ओवैसी ने इस हमले के बाद क्या कहा। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ओवैसी को आप सुन रहे थे, उन्होंने जांच की मांग की है, और मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ। मानस, 2 शूटर्स और जिनमें से एक पकड़ा गया, और अभी पूछताछ हो रही है, दूसरे की तलाश जारी है। कुछ पता चला है कि कौन थे ये लोग? ये जो पकड़ा गया शूटर है सचिन, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है, कौन है ये? मंशा तो खैर आएगी सामने जब आएगी। देखिए अभी जी देखिए, अभी तक इनके बारे में पुलिस ने बहुत जानकारी नहीं दी है, और सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये CCTV के आधार पर ये इस पूरी घटना को प्रमाणित किया जा चुका है, और इसमें एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, कुछ ही देर में पूरी तरीके से सूचना दी जाएगी। न केवल हमलावरों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, बल्कि उसके पीछे का मकसद क्या था उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो चूंकि थोड़ा सेंसिटिव मामला है, इसलिए पुलिस भी थोड़ा एहतियात से मीडिया से भी बात कर रही है, और थोड़ा एहतियात से ही वो अपने कदम भी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि संवेदनशील मामला और चुनाव का वक्त भी है। तो ऐसे में ऐसी उम्मीद की जा रही कि आने वाले कुछ ही घंटों में दोनों ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जो हमलावर है उनके बारे में भी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, और मकसद क्या था इसका भी पता चल जाएगा। धन्यवाद इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए मानस श्रीवास्तव। तो ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ, 2 शूटर्स थे जिनमें से एक फरार है और दूसरा पकड़ में है। हाथरस की घटना के 2 साल बाद यूपी के बुलंदशहर में भी वैसी ही हैवानियत की घटना सामने आई है। यहाँ खेत में चारा लाने गई एक किशोरी के साथ गैंग रेप हुआ और फिर गोली मारकर उसकी हत्या की गई। हालांकि वारदात 21 जनवरी की है, लेकिन पुलिस ने मामला तब दर्ज किया जब उसे पता चला कि प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव वहां पहुंचने वाली है। आपने देखा हाथरस में क्या हुआ? सच्चाई आगे आनी चाहिए ना, ये बार बार होते रहेगा। कितनी लड़कियां ऐसे बर्बाद होंगी? 2 साल पहले जो हाथरस में हुआ, हैवानियत की वैसे ही वारदात यूपी के बुलंदशहर में हुई। इंसाफ की जंग में इस बार भी पीछे नहीं रही प्रियंका गांधी। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, देर तक बात की और शासन प्रशासन की पोल खोलने लगी। पीड़ित परिवार का दर्द और गुस्सा प्रियंका की जुबान से फूटने लगा।
पुलिस और प्रशासन ने जो हुआ है उसको दबाने की कोशिश की है पूरी तरह से। जो मुझे परिवार के सदस्य बता रहे हैं पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से हाथरस में अंतिम संस्कार किए गए थे लगभग उसी तरह से यहाँ पे किया गया है। इन पर दबाव डाला बीच रात में अंतिम संस्कार करने के लिए और परिवार वाले बिल्कुल असंतुष्ट हैं। कल रात तक एफआईआर में इन्होंने जो धाराएं लगानी थी वो भी नहीं लगाई। अब मुझे पता चल रहा है हमारे प्रत्याशी जी कह रहे हैं कि इनको बताया गया है कि कल रात को जब इनको पता चला कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ तब शायद इन्होंने हो सकता है कि कुछ धाराएं ऐड की हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेंगी। इंसाफ की जंग में परिवार को वकील भी मुहैया कराएंगी और अगर किसी ने पीड़ित परिवार को डराने की कोशिश की तो कांग्रेस कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देंगे। ये लड़की माइनर थी, 17 साल की लड़की थी, उसको 21 साल का दिखा रहे हैं, जबकि आधार कार्ड में सब चीज जितने भी उसके दस्तावेज है उसमें 17 साल की लड़की है। तो लगना चाहिए भी किया गया था, नहीं लगा। प्रियंका जी कांग्रेस किस तरीके से इस पीड़िता की मदद करेगी, क्योंकि हाथरस में मैं हर तरह से मदद करूंगी, जिस तरह से उन्नाव में हमने किया, जिस तरह से हाथरस में किया। हमारे लोग हैं यहाँ, वो लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे ताकि इनको डराया धमकाया नहीं जाए। इनको अधिवक्ताओं की ज़रूरत है, हम मदद करेंगे, हम अधिवक्ता के द्वारा भी मदद करेंगे। कोई अच्छा अधिवक्ता ढूंढेंगे इनके लिए, जो एफआईआर में धाराएं लगनी चाहिए उनके लिए दबाव डालेंगे, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे, हम लड़ेंगे इनके लिए, क्योंकि इनका हक है कि इनको न्याय मिले। हाथरस कांड की तरह बुलंदशहर में भी खेत में काम करने गई किशोरी के साथ हैवानियत की वारदात हुई। पीड़ित किशोरी के परिजनों का कहना है कि 21 जनवरी को किशोरी घर से चारा लेने गई थी, जहां धोरऊ गांव के सौरभ शर्मा और उसके 3 साथियों ने उसे जबरन उठा लिया और ट्यूबवेल पर ले जाकर गैंगरेप किया। आरोप है कि गैंगरेप के बाद आरोपी सौरभ ने किशोरी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। परिवार वालों को पुलिस ने ही फोन कर घटना की जानकारी दी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की। शाहनवाज चौधरी, बुलंदशहर, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। नॉन स्टॉप 9 आप देख रहे हैं, वेलकम बैक। यूपी के बुलंदशहर में आज सभी बड़े दलों के दिग्गजों का जमावड़ा हुआ। हमेशा की तरह नेताओं ने एक दूसरे पर हमले भी किए, लेकिन चुनाव अभियान के दौरान जब प्रियंका गांधी का काफिला अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के काफिले से टकराया तो सियासत की सारी तल ही दूर हो गई। निजी हमले, बदजुबानी और तल्खी के चरम पर पहुंची यूपी की चुनावी सियासत में बुलंदशहर से आई ये तस्वीर सुकून दे रही है। धुर विरोधियों के बीच अभिवादन की अदा राजनीति में अमन चैन चाहने वालों को फिदा कर रही है। जहरीले भाषणों से पॉलिटिक्स का पारा चढ़ाने वाले नेताओं को ये तस्वीरें चढ़ा सकती है, क्योंकि मौजूदा राजनीति की मुख्य धारा राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन समझती है। कम से कम जनता के बीच दुश्मनी दिखाने का नाटक जरूर करती है, तभी तो बिना सर पैर के आरोप लगते हैं, नफरत का जहर उगला जाता है। जनता को ये बताया जाता है कि सामने वाले से आंख मिलाना उसूल के खिलाफ है, मुस्कुराकर हाथ हिलाना तो सबसे बड़ा गुनाह है। बुलंदशहर में जब प्रियंका गांधी अपने काफिले के साथ रेप पीड़ित के परिवार से मिलकर लौट रही थी, तभी समाजवादी विजय यात्रा के साथ निकले अखिलेश यादव और जयंत की जोड़ी से उनका सामना हुआ। प्रियंका को सामने देख दोनों ने दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रियंका ने भी मुस्कुराते हुए दोनों का अभिवादन कबूल किया, हाथ हिलाकर ये संदेश भी दिया कि सियासत मेल मिलाप और संवाद के बगैर अधूरा है, नफरती बोल राजनीति में कूड़ा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।